हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 10 को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला, यानी लेखक को जंक शॉप में क्या मिला। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, द ऑथर फाउंड अ 19th century old roll top desk which was put up for sale in a junk shop. It was made up of oak and it was in a very bad condition. तो उसको 19वीं शताब्दी की एक रोल टॉप डेस्क मिली जो देवदार से बनी थी और बुरी स्थिति में थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर। उसको एक गुप्त ड्रॉअर में क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। आपके हिसाब से किसने इसको वहाँ पर रखा होगा। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉअर। लेखक को सीक्रेट ड्रॉअर में एक काला टिन का डब्बा मिला। देयर वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर दैट वाज सेलो टेप्ड टू इट्स टॉप। एक कागज इसके ऊपर सेलो टॉप से चिपकाया हुआ था, सेलो टेप से चिपकाया हुआ था। देयर वॉज अ नोट रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग। ये जो लेटर था, नोट था, बहुत ही सैकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम का आखिरी पत्र था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, ये 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स, इसको मेरे साथ दफनाया जाए जब मेरा देहांत हो जाए। इट वॉज प्रोबेबली पुट बाय मिसिज जिम मैकापर्सन अलोंग विद हर नेम एंड एड्रेस विच वॉज रिटन ऑन द एनवलप। यह हो सकता है कि श्रीमती जिम मैकापर्सन के द्वारा अपना नाम और पता लिखकर दोनों के साथ एक लिफाफे पर ये इसके अंदर रखा गया होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन आंसर थे, ये दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्रीहेंशन है, जो आपने टेक्स्ट को पढ़ लिया है तो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने थे। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पूरे लेसन को हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो आपको इन क्वेश्चन आंसर को करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर को, इनको देख लेते हैं। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड वाई। पत्र किसने लिखा, किसको लिखा और क्यों लिखा। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, द कैप्टन ऑफ ब्रिटिश आर्मी जिम मैकापर्सन, जो ब्रिटिश आर्मी के कप्तान थे जिम मैकापर्सन। हु वाज फाइटिंग अ वार अगेंस्ट द जर्मनी, जो जर्मनी के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे थे। हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मैकापर्सन, उन्होंने यह पत्र अपनी पत्नी कोनी मैकापर्सन को लिखा था ऑन December 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 को। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द लेटर रिटन, पत्र क्यों लिखा गया। व्हाट वाज द वंडरिंग थिंग दैट हैड हैपेंड, कौन सी आश्चर्यजनक चीज़ घटी थी। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, द लेटर वाज रिटन टू डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट दैट हैपेंड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। एक सुंदर घटना जो क्रिसमस के दिन घटी उसके बारे में लिखा गया है। देयर वाज अ वार गोइंग ऑन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मनीज, एक युद्ध चल रहा था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच। बट राइट इन द मिडिल ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के ठीक मध्य में, देयर वाज अ पीस बिटवीन द सोल्जर्स एंड दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टुगेदर। उन्होंने युद्ध के बीच में शांति के साथ सैनिकों ने मिलकर क्रिसमस को मनाया और एक दोस्ताना या मैत्रीपूर्ण फुटबॉल का मैच खेला। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकापर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जब वो सैनिक नहीं थे तो वुल्फ और मैकापर्सन कौन से कार्य करते थे। आंसर इस प्रकार होगा, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने से पहले, हैंस वुल्फ फ्रॉम डेजल्डॉर्फ यूज्ड टू प्ले द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकापर्सन वाज ए टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। देखिए यहाँ पर जो हैंस वुल्फ है वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे और जो जिम मैकापर्सन है वो डॉर्सेट के एक स्कूल में अध्यापक थे। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में आपको दे सकूं और बड़ी सरल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं जिससे आप इनको आसानी से समझ सकें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या कभी हैंस वुल्फ डॉर्सेट गया। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, वो क्यों कहता है कि वो इसके बारे में जानता है। तो आंसर है नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट,
हेंस कभी भी डॉर्सेट नहीं गया। ही हैड लर्न अबाउट डॉर्सेट फ्रॉम स्कूल, उसने स्कूल से डॉर्सेट के बारे में पढ़ा। एंड फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश बुक्स, और इंग्लिश बुक्स से भी उसने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके प्रिय लेखक थॉमस हार्डी थे। हु हैज़ रिटन अ नॉवेल, जिन्होंने एक नॉवेल लिखा था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, उस नॉवेल का नाम, नॉवेल माने उपन्यास, उसका नाम ये था। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकापर्सन केम बैक फ्रॉम द वार, क्या आपको लगता है जिम मैकापर्सन वार से वापस आए होंगे, युद्ध से वापस आए होंगे। हाउ डू यू नो दिस, आपको ये कैसे पता चला। तो हम लिखेंगे नो, नहीं। जिम मैकापर्सन प्रोबेबली नेवर रिटर्न होम फ्रॉम द वार, जिम मैकापर्सन शायद कभी भी युद्ध से घर नहीं लौट सके। परहैप्स, क्योंकि संभवतः ड्यू टू दिस रीज़न हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर्स, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके पत्र संभाल कर रखे हुए थे। यदि वो वापस लौटते तो उनकी पत्नी को उनके पत्र संभाल कर रखने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। तो ये इस प्रकार से हम सेकंड का भी, जो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर लिख सकते हैं। प्रत्येक आंसर को आपको समझ के लिखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, वो पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 15 पर। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट कोनी मैकापर्सन, लेखक ब्रिडपोर्ट कोनी मैकापर्सन से मिलने के लिए गया। ही वांटेड टू डिलीवर जिम्स लेटर, वह उनको जिम का पत्र देना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज मिसिस मैकापर्सन नाउ, मिसिस मैकापर्सन अब कितने साल की हैं। वेयर वाज सी, वो कहाँ थी। तो आंसर लिखेंगे, मिसिस कोनी मैकापर्सन वाज 101 ईयर ओल्ड, वो 101 साल की वृद्ध महिला थी। सी वाज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस, वो बर्लिंगटन हाउस के एक नर्सिंग होम में रह रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड कोनी मैकापर्सन थिंक हर विजिटर वाज, कोनी मैकापर्सन को क्या लगा कि उसका जो यात्री उससे मिलने आया है, जो विजिटर आया है, वो कौन है। कोनी मैकापर्सन थॉट दैट द विजिटर कैरिंग द लेटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकापर्सन, कोनी मैकापर्सन को लगा कि जो विजिटर आया है, जो पत्र लेकर आया है, वो उसका पति जिम मैकापर्सन है। ओके, इसके बाद कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 16 को देखते हैं। हु डिड कोनी मैकापर्सन थिंक हर विजिटर वाज, ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो कोनी मैकापर्सन थॉट दैट द विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकापर्सन, कोनी मैकापर्सन ने सोचा कि जो विजिटर आया है वो उसका पति जिम मैकापर्सन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, ठीक है, किस वाक्य से ये पता चलता है कि विजिटर ने अपनी परिचय को छिपाया नहीं है। ये किस वाक्य से क्लियर होता है। तो इसका आंसर होगा, द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, वह वाक्य जिससे पता चलता है कि लेखक ने अपना परिचय छिपाने की कोशिश नहीं की है, वो है आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैं डेस्क के बारे में बताता हूँ। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, वो मुझे किस प्रकार से मिली। बट आई डोंट थिंक सी वाज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो सुन रही थी। तो ये वो सेंटेंस है जिससे ये पता चलता है कि लेखक ने अपने परिचय को छिपाया नहीं है, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को छिपाया नहीं है। इसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 16 पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, आपके हिसाब से कोनी ने कब तक जिम के पत्रों को संभाल कर रखा। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है, कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कोनी ने लंबे समय तक जिम के लेटर्स को संभाल कर रखा है। बिकॉज सी टोल्ड द नरेटर, क्योंकि वो लेखक से कहती है दैट सी रीड द लेटर क्वाइट ऑफन एवरी डे सो दैट सी कुड फील दैट जिम वाज नियर हर, वो रोजाना पत्र को पढ़ती थी जिससे उसे महसूस होता था कि जिम उसके पास है। ओके, सेकंड, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वाई, आपको क्यों लगता है डेस्क क्यों बेची गई होगी और कब। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी लिव्ड हैड कॉट फायर, जिस घर में कोनी रहती थी जब उस घर में आग लग गई थी तो उसके बाद वो डेस्क बेच दी गई होगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स गोट बर्न एंड आफ्टर दैट दे वर पुट अप फॉर सेल, बहुत सारी चीज़ें जल गई होंगी जिससे उनको बेच दिया
गया होगा। ठीक है ना, आपको मालूम ही है कि उसके घर में मोमबत्तियों से आग लग गई थी। ये चीज़ तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें लेसन को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर केवल हम एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि आपने इससे पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप लेसन जो एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद आपको पूरी एक्सरसाइज अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? हैंस वुल्फ और जिम क्यों सोचते हैं कि स्पोर्ट्स और गेम किसी भी युद्ध या झगड़े का निपटारा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है? डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? तो आंसर इस प्रकार से होगा, जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पिरिट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। देखिए, हैंस और जिम सोचते हैं कि गेम और स्पिरिट्स जो है वो झगड़ों को सुलझाने का सबसे अच्छा माध्यम है। बिकॉज नोबडी डाइज इन मैच, क्योंकि मैच खेलने में किसी की मृत्यु नहीं होती। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा लावारिस नहीं होता। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी जो है विधवा नहीं होती। दे फेवर्ड अ पीसफुल वे टू रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, वो झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहते हैं। बोथ जिम एंड हैंस वर ऑफ द ओपिनियन दैट वार ओनली लीड्स टू डेथ, तो वो चाहे हैंस हो चाहे वो जिम हो, दोनों की एक ही राय है कि युद्ध का परिणाम मृत्यु होता है। कन्फ्लिक्ट्स एंड डिवास्टेशन वेयर एज प्लेइंग मैचेस आर अ गुड वे टू एंड द कन्फ्लिक्ट्स। यदि आपको झगड़ों को सुलझाना है तो उसके लिए आप मैच करा सकते हैं, जो जीतेगा वो झगड़े को जीत जाएगा। तो इस प्रकार से उन दोनों की राय में जो है मैच बेहतर है युद्ध की तुलना में। ठीक है, ये आंसर भी समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस बारे में है। तो मैं आपसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? आपको क्या लगता है कि दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से अलग हैं? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। कहानी से वो आपको गवाह निकालने होंगे, एविडेंस निकालने होंगे, सबूत निकालने होंगे जिससे आपके आंसर को सपोर्ट मिल सके। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर सिमिलर टू ईच अदर एज पर द फॉलोइंग रीजन्स डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से जो हमने निम्नलिखित कारण लिए हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सैनिक, दोनों प्रकार के सैनिक समान हैं। सबसे पहले, बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, दोनों सेनाएं एक साथ क्रिसमस को मनाती हैं। सेकंड है, बोथ द आर्मीज शेयर्ड द फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर बाय ईटिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग, दोनों आर्मी अपने खाने को शेयर करती हैं और वो खाने में, हंसने में, पीने में और बातें करने में समय एक साथ गुजारते हैं। थर्ड रीज़न है, बोथ द आर्मीज प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच, दोनों एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच खेलते हैं। एंड दे एग्रीड दैट कन्फ्लिक्ट्स कुड हैव बीन रिजॉल्व बाय प्लेइंग अ मैच, और वो सहमत हैं कि एक मैच खेलकर झगड़े का निपटारा कर लिया जाए। नंबर 4, दे अपीयर्ड अबाउट द निगेटिव इम्पैक्ट्स दैट वार हैज़ अपॉन फैमिलीज, वो दोनों सहमत हैं कि परिवारों पर किसी भी युद्ध का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, दे प्लेड कैरोल्स एंड होप्ड टू यूनाइट विद देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज सून, वे सब कैरोल्स बजाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो अपने परिवार से जाकर मिल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स। आपको कुछ चीज़ों को बताना है जिससे कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो है मित्र बन जाते हैं। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और क्रिसमस पर सब कॉमन सी चीज़ों को करते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स, वो एक अलग अलग कैंपों से बिलोंग करते हैं। एंड दे वर एनिमीज एट वार टाइम, और युद्ध के समय वो सब शत्रु हैं। बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स, लेकिन इसके बाद भी वो मानव हैं। वो हैड सिमिलर फीलिंग्स ऑफ लव, जिनमें प्रेम की एक समान अनुभूति है। बोथ ऑफ देम शेयर्ड द फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, सब मिलकर एक साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। एंजॉय टुगेदर बाय ईटिंग, एक साथ खाने का मजा लेते हैं। ड्रिंकिंग एंड मेकिंग मैरीज टुगेदर, पीने का मजा लेते हैं और एक साथ खुशियां मनाते हैं। दे प्लेड फुटबॉल एंड विसल्ड, वो फुटबॉल खेलते हैं और विश्ड इफ ऑल कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड कुड बी रिजॉल्व बाय प्लेइंग गेम्स, और वो उम्मीद करते हैं कि संसार के सारे झगड़े खेल खेल कर निपटाए जाएं।
दे हेटेड वार बिकॉज दे न्यू हाउ वार अफेक्ट द लाइव्स ऑफ देयर फैमिली। वो सब युद्ध से घृणा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध उनके परिवार पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया। तो आपको एज इट इज़ लिखना है, बिल्कुल भी अलग नहीं लिखना है। जो आपको बताया जा रहा है यही आपको नोटबुक में लिखना है, समझ के लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? यह संसार का सबसे बेहतर या सर्वोत्तम उपहार क्यों है? तो आंसर है व्हेन द नरेटर विजिटेड कोनी टू डिलीवर हर हस्बैंड्स लेटर। जब लेखक कोनी के पास उसके पति का पत्र देने जाता है, कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम। तो कोनी को लगता है कि जिम घर वापस आ गया है। सी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है। एंड सी मिस्टुक हिम टू बी हर हस्बैंड, और वो गलती से उसको अपना पति समझती है। जिम मैकापर्सन ड्यू टू हर ओल्ड एज, जिम मैकापर्सन अपनी बुढ़ापे के कारण, एंड मेमोरी लॉस, और अपनी याददाश्त खो जाने के कारण, सी फेल्ट दिस वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, उसको लगता है कि ये सर्वोत्तम क्रिसमस का उपहार है। दिस वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर कोनी, यह कोनी के लिए संसार का सर्वोत्तम उपहार है क्योंकि कोनी वाज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। एंड सी यूज टू रीड द लेटर ऑफ जिम एवरी डे टू फील हर हस्बैंड्स प्रेजेंस नियर बाई, वो रोजाना अपने पति के पत्रों को पढ़ती थी जिससे उसकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस कर सके। हैंस, इस कारण से व्हेन द नरेटर टोल्ड हर हाउ ही फाउंड द लेटर, जब लेखक ने उसको बताया कि उसे पत्र कैसे मिला, सी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड फेल्ट इट वाज जिम, और उसे लगा कि ये जिम है। हु हैड कम टू विजिट हर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जो उससे मिलने लंबे समय के बाद आया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही इसको करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस को ऐसे ही बताने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? क्या आपको लगता है कि जो शीर्षक है इस कहानी का वो उपयुक्त है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आप दूसरे भी टाइटल सोच सकते हो? क्या दूसरे शीर्षक भी दे सकते हो? हाँ, तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, आई थिंक दैट दिस टाइटल इज सुटेबल फॉर द स्टोरी। मुझे लगता है कि इस कहानी के लिए यह शीर्षक उपयुक्त है। ठीक है, और दूसरा शीर्षक अगर बताना हो तो दूसरा ये हो सकता है, अदर सुटेबल टाइटल कुड बी पीस बिटवीन द वार, युद्ध के बीच में शांति। ये भी इसका एक सुटेबल टाइटल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि जर्मन और ब्रिटिश के बीच जो युद्ध चल रहा था तो उसके बीच में क्रिसमस वाले दिन कितनी शांति के साथ सारा कार्यक्रम दोनों आर्मी के जवानों ने किया था। तो इस प्रकार से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे मेरे हार्ड वर्क को और मोटिवेशन मिल सके। और कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको लेसन और उसकी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।